वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। तो ये पूरे वीडियो में विद डिटेल नोट्स हम बैक ईएमएफ के बारे में विद इक्वेशन विद एनिमेटेड पिक्चर्स डिटेल में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अभी हम ये सीरीज पूरी करने जा रहे हैं, तो आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कि कौन सी सब्जेक्ट में अब नई सीरीज बनाई जाए, don't forget to do comment below and don't forget to share with your friends. नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट सब्जेक्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर मुझे बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ना है तो मुझे डीसी मोटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। तो मैंने आपके सामने ये परमानेंट मैग्नेट लिए, जिसमें से एंड में से जो फील्ड निकलेगी ऑफ कोर्स वो एस की तरफ जाएंगी और उसको हम मेन फील्ड बोलते हैं। अब ये मेन फील्ड में हम रखेंगे आर्मेचर को। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमने आर्मेचर कंडक्टर को लिया। बस अभी आर्मेचर कंडक्टर को हमें घुमाना है। बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अब सीखेंगे। देन चलिए अब हम बैक ईएमएफ की थ्योरी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने ये मैं फिगर फिर से रख देती हूँ कि हमने परमानेंट मैग्नेट लिए, उसके द्वारा जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसमें हमने आर्मेचर रखा। अब ये जो आर्मेचर है उसको हम देंगे सप्लाई। तो ऑफ कोर्स हम सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में से करंट फ्लो होगा। देन तो यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वहाँ से जर्नी शुरू करें तो प्लस वी, वहाँ से ए बी सी डी, फिर बैटरी की नेगेटिव साइड। दिस इज हाउ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। देन अब ये जो आर्मेचर है उसको हमने कहाँ पे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक मैग्नेटिक फील्ड था उसमें हमने आर्मेचर रखा, आर्मेचर में से करंट पास किया तो करंट का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से आर्मेचर घूमना शुरू करता है। मींस आर्मेचर घूमना शुरू करता है तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड कट हुआ, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो मैग्नेटिक फील्ड कट हुआ मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पिक्चर में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ कहाँ पे जनरेट होगा? आर्मेचर में। अब मुझे उसकी डायरेक्शन के बारे में जानना है कि जैसे ये जनरेटिंग एक्शन के द्वारा आर्मेचर में ईएमएफ डेवलप हुआ, उसकी मुझे अगर डायरेक्शन जाननी है तो मैं कौन सा लॉ फॉलो करूंगी? ऑफ कोर्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो चलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने ये ऊपर फिगर रखी है वो है राइट हैंड रूल की। तो यहाँ पे मेरी जो फोर फिंगर मीन्स मेरी जो फर्स्ट फिंगर है उसको मैंने रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो व्हाइट कलर की हमारी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम मेन फील्ड बोलते हैं, उस डायरेक्शन में हमने रखी है हमारी फोर फिंगर, जो हमें बताता है बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देन हमारा थंब है वो इंडिकेट करता है कि फोर्स मीन्स कौन सी डायरेक्शन में आर्मेचर घूमना शुरू करेगा, और हमारी मिडिल फिंगर है राइट हैंड की, वो हमें इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। तो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए अब डिटेल में सीख लेते हैं। फिर से मैं आपके सामने ये पिक्चर रख देती हूँ। अब जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इम्प्लीमेंट किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो आर्मेचर की घूमने की जो डायरेक्शन है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स यहाँ पे आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा। देन जैसे ही कंडक्टर ने ये फील्ड कट करना शुरू किया तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ईएमएफ डेवलप हुआ। अब आप देखिए ये जो ईएमएफ है, जो हमारी मिडिल फिंगर जो यहाँ पे दिखा रही है, उसकी आप डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है। डन। और यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन देखिए आप ऊपर की तरफ है। डन। तो यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होगा उसकी जो डायरेक्शन है जो मैंने रेड एरो से बताई, वो हमारे जो सप्लाई वोल्टेज है उनसे ऑपोजिट होगी। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो हमने प्लस वी से शुरू करते हुए ABCD है। तो जो ईएमएफ डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट DCBA होगी। देन अब ये क्यों? तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, देन की जो ईएमएफ है वो जिसकी वजह से आया मीन्स वो सप्लाई वोल्टेज की वजह से आया, देन तो उसका ही वो क्या करेगा? अपोज करेगा। देन ईएमएफ अपोजिस कॉज ऑफ इट्स जनरेशन मीन्स वो जिसकी वजह से आया उसका ही वो अपोज करेगा। तो सप्लाई वोल्टेज की वजह से आया तो सप्लाई वोल्टेज का ही वो अपोज करेगा। देन तो ये जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन है वो सप्लाई वोल्टेज से ऑपोजिट होने की वजह से ये जो ईएमएफ है उसको हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। चलिए अब इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बैक ईएमएफ की जो फॉर्मूला है वो है फाई ZNP अपॉन 60A। यहाँ पे Z जो है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर, P है नंबर ऑफ पोल्स,
ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर, ये सब तो कांस्टेंट मींस एक बार मोटर की डिजाइन हो गई तो ये फिक्स होंगे। डन। तो अल्टीमेटली वेरिएबल दो क्वांटिटी बची, एक फाई और एन। पर यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट मोटर ली है तो परमानेंट मैग्नेट की फील्ड मींस फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो बैक ईएमएफ है वो स्पीड पर निर्धारित रहेगा, मींस स्पीड में बढ़ावा या घटावा होगा, उसके अकॉर्डिंगली बैक ईएमएफ की वैल्यू है वो ऊपर और नीचे होगी। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में है तो स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो बैक ईएमएफ भी घटेगा। चलिए और एक रिलेशन हम देख लेते हैं। तो आपके सामने मैंने ये शंट मोटर की फिगर लिखी। हमने हाल ही में पढ़ा कि वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों आमने सामने हैं। मींस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वोल्टेज की वैल्यू हमें बड़ी रखनी पड़ेगी तो वह हम मोटर को चला सकेंगे। देन तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बैक ईएमएफ की कंपैरिजन में बड़ी होगी। अब दोनों के बीच का रिलेशन मुझे दिखाना है तो मैं दिखा सकती हूँ V माइनस EB। डन। बिकॉज दोनों ऑपोजिट बाय नेचर, दोनों आमने सामने, और V बड़ा और बैक ईएमएफ छोटा, सो V माइनस EB। पर अगर मुझे ये मोटर के लिए इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी कि V बड़ा मीन सप्लाई वोल्टेज, तो V इक्वल टू, अब मैं बैक ईएमएफ में आर्मेचर ड्रॉप ऐड कर दूंगी बिकॉज बैक ईएमएफ आर्मेचर में ही डेवलप होता है और उसमें ही मैं आर्मेचर को ड्रॉप को ऐड कर दूं तो अल्टीमेटली मैंने कितना वोल्टेज सप्लाई किया वो मुझे पता चल जाएगा। सो V इक्वल टू EB प्लस IARA। पर यहाँ पे मुझे बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन जानना है तो बैक ईएमएफ को मैं भेजूंगी लेफ्ट साइड, सो V माइनस EB इक्वल टू IARA। आर ए मल्टीप्लाई में सामने की तरफ जाएगा तो डिवाइड में। अब ये रिलेशन में से हम सीखेंगे कि जैसे सपोज मैंने बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ाई, मीन्स बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो जो न्यूमरेटर में टर्म है V माइनस EB उसकी अल्टीमेट वैल्यू पे क्या असर आएगा कि जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे V माइनस EB मीन्स दोनों को जो डिफरेंस की वैल्यू है वो ऑफकोर्स घटती जाएगी। अब V माइनस EB में न्यूमरेटर में, IA भी न्यूमरेटर में, तो अल्टीमेटली IA की वैल्यू भी क्या होगी, नीचे जाएगी। तो हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि जैसे जैसे हम बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू घटती नजर आ रही है। सो बैक ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।